हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम जिरोई एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। हम लॉजिकल रीजनिंग के अंदर अपना चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, जिसमें हम लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहे थे। आज जो हम बात करेंगे, टॉपिक नंबर 2 की बात करेंगे, कोज एंड इफेक्ट रीजनिंग। इसमें हम क्या बात करेंगे? कोज एंड इफेक्ट रीजनिंग की बात करेंगे। अभी कोज एंड इफेक्ट रीजनिंग होता क्या है भाई? जो ये कोज एंड इफेक्ट रीजनिंग, इसके अंदर दो स्टेटमेंट जुड़ी होती हैं। क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट दी जाएंगी। एक स्टेटमेंट रीजन होगी, दूसरे स्टेटमेंट रिस्पॉन्स होगी। आपको मेनली क्या करना है, जो ये कोज एंड इफेक्ट रीजनिंग का है, हमारा जो रीजनिंग वाला चैप्टर है, इसमें आपको दो स्टेटमेंट देनी है और दो स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। आपको उनका रिलेशनशिप बताना है, किस तरह से वो आपस में क्या करती हैं, रिलेट करती है। ये क्वेश्चन में देने का रीजन ये है कि आपके पास प्रॉब्लम को जज करने की और उसके रीजन और एनालाइज करने की पावर होनी चाहिए। स्टूडेंट को दो स्टेटमेंट के आपस में क्या बताने हैं, रिलेशनशिप बतानी है। इन दिस टाइप्स ऑफ रीजनिंग ईच क्वेश्चन कंटेन्स टू स्टेटमेंट एंड द स्टूडेंट हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू स्टेटमेंट। हेयरिन द स्टूडेंट हैव टू टेस्ट whether the statement are related to each other or not। हमें ये चेक करना है कि क्या दो स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में दी है वो एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है। उनको रीड करना है, चूज करना है बेस्ट ऑप्शन को और उनकी रिलेशनशिप को बताना है। These types of problem judge these types of problem judge the reasoning and analyze the power of student. Therefore, candidates are advised to read the statement very well and to arrive a particular conclusion। तो इसमें क्या करना है, स्टूडेंट्स को अच्छे से एक एक चीज को पढ़ना है, एनालाइज करना है और सारी चीजों को पढ़ना है। तो मेनली क्या होता है, इसमें दो स्टेटमेंट आपको बड़े ध्यान से सुनना है। दो स्टेटमेंट आपको दी होंगी, उनके रिलेशनशिप को आपको फाइंड आउट करना है और ये बताना है कि उनका किस तरह का रिलेशन है। अब क्या होता है हमारे आगे, जैसे क्वेश्चन आया, आपको क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दे दी। एवरीबडी शुड वर्क हार्ड एंड द ओनली वे टू अचीव सक्सेस टू इज वर्क हार्ड। पहला तो ये बोल दिया हर किसी को वर्क हार्ड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? द ओनली वे टू अचीव सक्सेस इज वर्क हार्ड, क्योंकि सक्सेस पाने का एक ही तरीका है, मेहनत करो। तो पहले वाला आपको रीजन दे दिया और दूसरे वाला आपको रिस्पॉन्स दे दिया, रिस्पॉन्स। तो आपका आंसर बनेगा ए। स्टेटमेंट वन इज द रीजन एंड स्टेटमेंट टू इज द रिस्पॉन्स। स्टेटमेंट वन इज द रीजन, स्टेटमेंट टू द रिस्पॉन्स। अलग अलग तरह की स्टेटमेंट होती है, अलग अलग तरह की स्टेटमेंट होती है। पहली स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें डायरेक्ट ही रीजन होता है और डायरेक्टली ही रिस्पॉन्स होता है। क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट रीजन और डायरेक्ट रिस्पॉन्स पूछा जा सकता है। जो हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ा था ना अभी, एवरीबॉडी शुड वर्क हार्ड बिकॉज टू अचीव द सक्सेस इज ओनली वर्क हार्ड, ये आपने पढ़ा था। इसमें डायरेक्टली पूछा गया आपसे। इसके अंदर क्या होता है, दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट, टाइप वन पढ़ रहे हैं। These kind of statement are about those cases where there will be a direct reason and response type of the statement will be present in the question। हमने जो लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था वो डायरेक्ट स्टेटमेंट का ही एग्जांपल था। दोबारा से फिर पढ़ लेते हैं। एप्पल हैज अ विटामिन डी एंड दैट हेल्प इन बूस्टिंग इम्यूनिटी। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, डॉक्टर एडवाइज टू ईट एप्पल एवरी डे। तो इसमें पहले वाला क्या है, वो रिस्पॉन्स है और दूसरे वाला रीजन है। डॉक्टर हम डेली एप्पल खाने की सलाह देते हैं क्योंकि एप्पल के अंदर क्या होता है, विटामिन डी होता है। तो पहले वाला रीजन है, दूसरे वाला रिस्पॉन्स है। तो इसका आंसर होगा से स्टेटमेंट टू इज द रीजन एंड स्टेटमेंट वन इज द रिस्पॉन्स। आगे बात करते हैं टाइप टू। टाइप टू के अंदर क्या होता है, दोनों ही स्टेटमेंट, however we will discuss about those cases in which both statement will be the response of some common reason। दो स्टेटमेंट होती हैं लेकिन दोनों ही क्या होती हैं, रिस्पॉन्स होती है। इसके अंदर दो स्टेटमेंट होती हैं, उसमें दोनों ही क्या होती हैं, रिस्पॉन्स होती है किसी कॉमन रीजन का।
ऐसी स्टेटमेंट जो किसी कॉमन रीजन का रिस्पॉन्स होती है। देयर हैज बीन अ कर्फ्यू इन द सिटी, 24 आवर पुलिस पेट्रोलिंग इज गोइंग ऑन इन द सिटी। तो यहाँ पर एक ही रीजन हो सकता है कोई दंगे हो गए, राइटर्स हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि भाई सिटी के अंदर कर्फ्यू लग गया और 24 घंटे से पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर द रिस्पॉन्स ऑफ सम कॉमन रीजन। पॉइंट नंबर ई इसका क्या है, ऑप्शन है। आगे बात करते हैं टाइप नंबर 3, थर्ड टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। समटाइम्स टू स्टेटमेंट आर रिस्पॉन्स ऑफ सम नो डिपेंडेंट रीजन। अब थर्ड वाली अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट, थर्ड वाली स्टेटमेंट के अंदर जो दोनों के दोनों क्या होते हैं, जो रिस्पॉन्स होते हैं वो किसी रीजन जो कि डिपेंड नहीं होते एक दूसरे के। दोनों स्टेटमेंट का अपना अलग अलग क्या होता है, रीजन होता है। ऐसी स्टेटमेंट्स में जो ये स्टेटमेंट दी गई है, जो रिस्पॉन्स है, दोनों रिस्पॉन्स का अपना अलग अलग क्या होता है, रीजन होता है। पहले वाली स्टेटमेंट का रीजन अलग होता है, दूसरे वाली स्टेटमेंट का रीजन अलग अलग होता है। इसमें एक डिपेंडेंट नहीं होते, कॉमन रीजन नहीं होता, नो कॉमन रीजन, नो कॉमन रीजन, इसमें कॉमन रीजन नहीं होता। जैसे देयर हैज बीन अ कर्फ्यू इन द सिटी, सिटी के अंदर कर्फ्यू था, डॉक्टर एडवाइज टू ईट एप्पल एवरी डे। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट के जो रीजन है वो डिपेंडेंट नहीं है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर द रिस्पॉन्स, नॉट डिपेंडेंट रीजन। ये दोनों किसी रीजन के रिस्पॉन्स है, बट जो रीजन है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता दोनों स्टेटमेंट में। अब आता है टाइप्स ऑफ कोज एंड इफेक्ट। तीन तरह के कोज होते हैं, टाइप्स ऑफ कोज। तीन तरह के कोज होते हैं, इमीडिएट कोज, प्रिंसिपल कोज एंड इंडिपेंडेंट कोज। इमीडिएट कोज कौन सा होता है, इमीडिएट कोज जो मोस्ट रिसेंटली अकर्ड होता है, ऐसा कारण जो मोस्ट रिसेंटली अभी अभी हुआ हो। टाइप्स ऑफ कोज, किसी चीज का इमीडिएट, सबसे पहले आता है इमीडिएट कोज। इसका मतलब होता है ऐसा कारण जो इमीडिएटली और रिसेंटली हुआ हो, ऐसा कारण जो इमीडिएटली और रिसेंटली हुआ हो। बारिश हुई, बारिश होने की वजह से स्नोफॉल हो गया इमीडिएटली, साथ के साथ बारिश हुई, बारिश होने की वजह से स्नोफॉल हो गया इमीडिएट। बहुत तेज धूप हुई जिसकी वजह से पानी सूख गया, इमीडिएट हो गया। तो ये इमीडिएट कोज होते हैं। प्रिंसिपल कोज, किसी इवेंट के होने का, किसी इवेंट के होने का मेन कारण प्रिंसिपल कोज होता है। किसी इवेंट के होने का मेन कारण मेन कारण प्रिंसिपल कोज होता है। काफी कारण हो सकते हैं किसी इवेंट के होने के, लेकिन जो मेन कारण होता है, जो मेन कोज होता है वो प्रिंसिपल कोज होता है। और होता है इंडिपेंडेंट लास्ट, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कोज क्या होता है, ऐसा कोज जो किसी इवेंट का इंडिपेंडेंट रीजन होता है, वो किसी दूसरे रीजन पे डिपेंड नहीं करता, तो वो इंडिपेंडेंट कोज के यहाँ पर चलता है। अब कोज एंड इफेक्ट की रीजनिंग पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, कोज एंड इफेक्ट की रीजनिंग पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अलग अलग तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। 5 तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। कोज एंड इफेक्ट, जो ये प्रॉब्लम आपको दी जाती है, इससे स्टूडेंट की जो एनालिटिकल एबिलिटी है उसको
एनालाइज करने के लिए, उसको जज करने के लिए इसको पूछा जाता है कि स्टूडेंट किस लेवल तक चीज़ों को एनालाइज कर दिया जाता है। इसमें आपको एक पेयर ऑफ स्टेटमेंट दिया जाएगा जिसमें आपको क्या करना है, एनालाइज करना है, कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है। इसमें 5 तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। पॉसिबिलिटीज इन cause and इफेक्ट। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कोज एंड इफेक्ट के अंदर? कोज एंड इफेक्ट के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पहला, द फैक्ट इन द फर्स्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या हो सकती है? फैक्ट इन द फर्स्ट स्टेटमेंट, जो पहली स्टेटमेंट दे रखी है जो उसमें फैक्ट है वो क्या हो सकते हैं? इफेक्ट हो सकते हैं। इफेक्ट हो सकते हैं किसी कोज के जो सेकंड स्टेटमेंट में बता रखा हो, जो सेकंड स्टेटमेंट में बताया हो। पहला तो ये हो गया कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर जो फैक्ट है वो इफेक्ट हो सकते हैं किसके? किसी कोज के जो सेकंड स्टेटमेंट में बताया हो। दूसरा, फर्स्ट स्टेटमेंट में जो फैक्ट है वो कोज हो सकता है the content of first statement from the direct cause of the result discussed in the second। ये कहना चाह रहा है कि या तो फिर फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी कोज हो सकती है और सेकंड स्टेटमेंट आपकी इफेक्ट हो सकती है। ये हो सकता है, या दोनों स्टेटमेंट जो है वो इफेक्ट हो सकती है किसी स्पेसिफिक कोज का, किसी स्पेसिफिक कोज का इफेक्ट हो सकती है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट किसी अलग अलग कोज का इफेक्ट हो सकती है। पहला तो है पहली वाली स्टेटमेंट आपका इफेक्ट, दूसरे वाली स्टेटमेंट आपका कोज। दूसरा है पहली वाली स्टेटमेंट आपका कोज, दूसरे वाली स्टेटमेंट आपका इफेक्ट। तीसरा है दोनों स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट किसी स्पेसिफिक कोज का रिजल्ट हो सकती है, इफेक्ट हो सकती हैं। दोनों स्टेटमेंट इफेक्ट हो सकती हैं किसी नॉट डिपेंडेंट कोज का, और दोनों स्टेटमेंट या फिर लास्ट में द स्टेटमेंट इन द बोथ गिवन, द इफेक्ट इन द बोथ गिवन स्टेटमेंट बिकॉज बाय द थर्ड अनमेंशन इवेंट। किसी अनमेंशन इवेंट का दोनों स्टेटमेंट क्या हो सकती है? इफेक्ट हो सकती है। तो ये कारण होकर यहाँ पर चल सकता है, और ये एग्जाम्पल है, ये आपको करने हैं, इनका ट्राई करना, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। सेल्फ सैंपल क्वेश्चन जो दे रखे हैं ये आपकी किसके लिए है? आपकी टेस्टिंग के लिए है। तो इस टेस्टिंग के लिए जो भी चीज़ें आपको दे रखी हैं इसको अच्छे से करना। अब हमारे पास आता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। क्या होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग? बात करते हैं। कोडिंग इज अ सिस्टम ऑफ सिग्नल। Coding is a system of signal. This is method of transmitting information in form of code or signal without is being known by third person। कई बार क्या होता है, कोई खुफिया एजेंसीज होती है, आपने मूवीज में भी देखा होगा, कोड वर्ड में बात करते हैं, है ना। कोडिंग जो होते हैं,
कोडिंग इज अ सिग्नल। क्या होते हैं? सिग्नल होते हैं। कोडिंग जो है मेथड होता है। मेथड किस चीज का? ऑफ ट्रांसफरिंग, ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ कोड और सिग्नल विदाउट इट बीइंग नोन बाय थर्ड पर्सन। क्योंकि ये अगर आपको मान लो आर्मी में, जैसे आपने मूवी में भी देखा होगा, कोड वर्ड में बात करते हैं ताकि तीसरे को पता ना चले, तो ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का मेथड होता है। द पर्सन हु ट्रांसफर द कोड और सिग्नल इज कॉल्ड सेंडर। इसमें आपने देखा होगा इसमें आपने ये भी देखा होगा कि द पर्सन हु ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, द पर्सन हु ट्रांसमिट द कोड और सिग्नल इज कॉल्ड द सेंडर एंड द पर्सन हु रिसीव इज कॉल्ड रिसीवर। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन इंफॉर्मेशन भेजता है उसको सेंडर बोला जाता है, और जो पर्सन इंफॉर्मेशन रिसीव करता है उसको रिसीवर बोला जाता है। समझ आती है मेरी बात? ट्रांसमिटिंग कोड और सिग्नल आर डिकोडेड ऑन द अदर साइड बाय द रिसीवर। जो इंफॉर्मेशन, जो कोड एक बंदा भेजता है, रिसीवर उसको क्या बोला जाता है? रिसीवर उसको क्या करता है? डिकोड करता है। इसको फिर क्या बोला जाता है? डिकोडिंग। इसको बोला जाता है डिकोडिंग। तो ये होता है कोडिंग डिकोडिंग की रीजनिंग। जिस पर्सन ने इंफॉर्मेशन भेजी वो उसकी क्या करता है? कोडिंग करता है। जो पर्सन इंफॉर्मेशन रिसीव करता है वो उसको क्या करता है? डिकोड करता है। एक पर्सन क्या होता है? सेंडर होता है। एक पर्सन क्या होता है? रिसीवर होता है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग होती है। समझ आ गई? अप्रोच कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग is a system of signal. This is the method of transferring the form of codes and signal without is being known by the third person. The person who transmits the code or signal is called sender, and the person who receives it is called receiver. Transmitted code or signal are decoded on the other side by the receiver. This is called decoding. In question on coding decoding, a word is coded in a particular way and the candidate are asked to code other word in the same way. मतलब आपको क्या बोला होगा? इसमें कोड वर्ड दिया होगा। कोड वर्ड स्टूडेंट से पूछा जाएगा कि इसको किसी दूसरी वर्ड में कोड करके दिखाओ। द कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट आर सेटेड टू जज द कैंडिडेट इज एबिलिटी टू डिपेयर द रूल्स दैट हैज बीन फॉलो टू कोड अ पर्टिकुलर वर्ड। अप्रोच क्या होती है कोडिंग डिकोडिंग की? अप्रोच क्या होती है कोडिंग डिकोडिंग की? अप्रोच क्या होती है कोडिंग डिकोडिंग की? बात करते हैं। पहला, अब ऑब्जर्व अल्फाबेट नंबर गिवन इन द कोड मीनिंग। सबसे पहले बात क्या होता है कि आप ऑब्जर्व करोगे किसी अल्फाबेट को या नंबर को गिवन इन द कोड, गिवन इन द कोड। आपको कोड के अंदर कोई
अल्फा या न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर कुछ नंबर दिया होगा, आपको उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। दूसरा, फाइंड द सीक्वेंस इट फॉलो, फाइंड द सीक्वेंस इट फॉलो वेदर इट इज असेंडिंग और डिसेंडिंग। आपको ये भी देखना है कि कौन सा सीक्वेंस में ये नंबर जा रहे हैं, ये नंबर असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। डिटेक्ट द रूल इन विच अल्फाबेट नंबर वर्ड फॉलो, फिल द अप्रोप्रिएट लेटर नंबर वर्ड इन द ब्लैंक गिवन। तो आपको उस तरह से जज करना है, समझ आ गया। अब जैसे बात आती है यहाँ पर लेटर कोडिंग, अल्फाबेट इन वर्ड, लेटर का जब आप वर्ड्स का कोडिंग करते हो, अल्फाबेट्स का कोडिंग करते हो, ये कहना चाह रहा है कि अल्फाबेट इन अ वर्ड आर रिप्लेस्ड बाय अदर अल्फाबेट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रूल टू नो इस कोडिंग। इसमें क्या होता है, किसी वर्ड को रिप्लेस कर दिया जाता है, किसी वर्ड के अंदर अल्फाबेट को रिप्लेस कर दिया जाता है किसी दूसरे अल्फाबेट से। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, ZYXW आर कोडेड एज ABCD, देन STUV इज कोडेड एज, अगर आप इसने बोला है ZYXW, इसको इसने कोड किया हुआ है ABCD, तो आपको कैसे कोडिंग करनी है, ZAYBXCWD। तो इसने बोला STUV, मतलब V क्या है, E हो जाएगा, UF हो जाएगा, TG हो जाएगा, SH हो जाएगा। आपको एक सीक्वेंस को फॉलो करना है। तो STUV इज इक्वल टू HGFE, तो आपका आंसर होगा HGFE। जी, इस एक सीक्वेंस बना के आपको इसको क्या करना है, फ्रंट अल्फाबेट इज इक्वल टू बैक अल्फाबेट, आपको कोडिंग डिकोडिंग उस हिसाब से करनी है। तो ये आपको हमें फॉलो करना है बड़े अच्छे से, ठीक है ना। तो ये सैंपल क्वेश्चन है, इनको आप ट्राई करना, ये सैंपल क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो ये डिराइविंग कंक्लूजन फॉर द पैसेज, जैसे हम टॉपिक नंबर 5 था, टॉपिक नंबर 5, टॉपिक नंबर 5 हमारा, जैसे हम 10th क्लास के अंदर या 12th क्लास के अंदर इंग्लिश के पेपर में पैसेज आ जाता था, पैराग्राफ आता था, पैराग्राफ में से हमें क्वेश्चन चूज करने, क्वेश्चन सोल्व करने होते थे, आंसर देना होता था, है ना। पैराग्राफ में से हमें क्वेश्चन देना, चूज करना होता था, ये वही है। आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा, पैराग्राफ में से आपको आंसर देना है। पैरा में से, जैसे हम 10th में पढ़ते थे, 12th में पढ़ते थे, तो ये सारा आपको अनसीन पैसेज आता था ना पहले, अनसीन पैसेज, ये वो है। तो ये पैरा वाला है, ये वो है, तो ये वो है, समझ आ गई। तो अभी आप इतना करो, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, अभी के लिए इसमें इतना ही है।